तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो दस्तावेज हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। कहानी एक ट्रेडिंग कंपनी की। हाँ, जो धीरे धीरे एक शासक बन गई। पर मजेदार बात यह है भी 1770 के दशक तक ये कंपनी खुद दिवालिया होने वाली थी। जी, जबकि उसके कर्मचारी खूब पैसा बना रहे थे। भयंकर भ्रष्टाचार था और इसी सब को देखकर ब्रिटिश सरकार ने दखल देना शुरू किया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पहला कदम क्या था? पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक तरह से कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने की पहली कोशिश थी। अच्छा। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स है ना? हाँ, पहले गवर्नर जनरल। और उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। यहीं से सेंट्रलाइजेशन की नींव पड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना 1774 में। जी। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रही होंगी। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से 1781 में एक और एक्ट आया जिसे डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं। उसका क्या मकसद था? उसका मुख्य मकसद था 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करना। इसने पहली बार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की कोशिश की। सरकारी अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हो गए अपने काम के लिए। सही। और कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ से कहानी और मजेदार हो जाती है। हाँ, क्योंकि इसने दोहरी सरकार या डुअल कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की। ये क्या था डुअल कंट्रोल? आप यूं समझिए कि कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और व्यापारिक मामले वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहे। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि पहली बार कंपनी के भारतीय इलाकों को ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया। साफ इशारा था कि असली मालिक कौन है। बिल्कुल। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो इतनी शक्ति दी गई कि वो अपनी परिषद के फैसले भी पलट सकते थे। और ये शक्ति आगे भी जारी रही। जी, 1793 के चार्टर एक्ट ने ये ओवरराइडिंग शक्तियां भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों को दे दी। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात हुई। यह तय हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत पर नियंत्रण करने वालों की तनख्वाह भी भारत ही दे रहा था। हाँ, और ये प्रथा 1919 तक चली। कमाल है। फिर 1813 के एक्ट ने तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी खत्म कर दिया था। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सबके लिए दरवाजे खोल दिए गए। इसी एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की बात भी थी। जी, भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। ये शिक्षा में राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। और ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति मिल गई। हाँ। इसके बाद आया 1833 का एक्ट। इसे तो शायद केंद्रीकरण का चरम कहा जाता है। सही। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल। और कंपनी की सारी व्यापारिक गतिविधियां खत्म। अब वो पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय थी। और कानूनों को कोडिफाई करने के लिए एक विधि आयोग भी बना। हाँ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो इस पूरी कहानी का आखिरी कानून था 1853 का चार्टर एक्ट। जी। इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कामों को अलग अलग कर दिया। एक मिनी पार्लियामेंट जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें पहली बार कुछ स्थानीय प्रतिनिधित्व भी था। और सिविल सेवा भी भारतीयों के लिए खोल दी गई। सही। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस एक्ट में कंपनी के शासन की कोई समय सीमा नहीं दी गई, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश संसद इसे कभी भी खत्म कर सकती थी। तो ये पूरी यात्रा एक व्यापारिक कंपनी के पर कतरने और उसे पूरी तरह से एक सरकारी विभाग में बदलने की है। और इसका अंत हुआ 1857 के विद्रोह के बाद, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के साथ। बिल्कुल। कंपनी का शासन खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय बन गए। पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। तो सोचने वाली बात यही है कि ये कानून जो सुधार और नियमन के नाम पर लाए गए, क्या वे सच में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए थे, या फिर वे एक व्यापारिक कंपनी से सत्ता छीनकर एक साम्राज्य की नींव रखने के सुनियोजित कदम थे?